तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है डाइंग टू लिव। और इस कहानी की शुरुआत में हम चैंग नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी एक दवाइयों की दुकान है, लेकिन दुकान पर कोई भी कस्टमर्स नहीं आते और इसी वजह से अब वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग की जिंदगी में उसके पिता हैं जिन्हें वो लंच टाइम में जाके खाना खिलाता है क्योंकि उन्हें भी ट्यूमर है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग की वाइफ एक दूसरे आदमी के साथ रहती है क्योंकि चैंग तो पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है। और यहाँ पर चैंग के पास जितने भी बचे कुचे पैसे होते हैं वो उन सारे पैसों की अपने पिता की दवाई खरीद लेता है, जिसके बाद उसके पास जो थोड़ा सा टाइम बचता है वो अपने बच्चे के साथ बिताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज उसकी वाइफ चैंग से सीधा कह देती है कि चैंग के पास तो कोई पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने दूसरे आदमी के साथ वो यूएस भागने वाली है और उसे अपना बच्चा चाहिए। लेकिन चैंग अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और वो अपने बच्चे को किसी और के साथ नहीं छोड़ सकता। तो अगले दिन चैंग कोर्ट में लॉयर के पास आ जाता है और वहाँ पर बहस होने लगती है। और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो वकील कह रहा होता है कि तुम वैसे ही भिखारी बन चुके हो और तुम अपने बच्चे को कैसे संभालोगे, वो बच्चा चुपचाप अपनी वाइफ को दे दो। लेकिन इस बात पर चैंग नाराज हो जाता है और उनके बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन उनकी हाथापाई के बीच उसकी वाइफ को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। और फिर वो चैंग के ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगाकर उसे अंदर करवा देती है। लेकिन चैंग की किस्मत सच में बहुत खराब है क्योंकि उसकी वाइफ का जो भाई है वो पुलिस में है और यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में चैंग को बहुत मारता है। अब ऐसी भयंकर जिंदगी में अगले दिन चैंग की शॉप पर चोई नाम का एक आदमी आता है और वो यहाँ पर चैंग से कहता है कि क्यों ना चैंग इंडिया से दवाई लेकर चाइना में बेचे और इससे वो 80% प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन ये दवाइयाँ चाइना में इलीगल होती हैं और ये यहाँ पर चैंग को ऑफर करता है कि मैं यहाँ पर दवाइयाँ मंगवाऊंगा और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और तुम बस अपनी दुकान का फायदा उठाकर उन दवाइयों को बेचना होगा जो कि चाइना में काफी महंगी बिकती है। लेकिन यहाँ पर चैंग को पता है कि जिन दवाइयों की चोई बात कर रहा है वो सारी की सारी इलीगल है और उन दवाइयों को इंडिया से चाइना में लेकर आना और यहाँ पर आकर बेचना, अगर वो इस काम में पकड़ा गया तो वो पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही बिताएगा। लेकिन अगर बिजनेस चल गया तो रातों रात उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस काम में जितना खतरा है उसे देखते हुए चैंग उससे मना कर देता है। लेकिन चोई फिर भी अपना कार्ड उसकी शॉप पर रखकर वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि अगर तुम्हारा इरादा बदले तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में चैंग के पिता बेहोश हो गए होते हैं और उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है और जल्दी उनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन उसके लिए तो काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। अब चैंग काफी परेशान है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल का बिल भर सके और अगर जल्द से जल्द उसके पिता की सर्जरी नहीं करवाई तो उसके पिता की जान चली जाएगी। अब यहाँ पर चैंग सोचता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तब यहाँ पर उसे चोई की याद आती है तो वो दुकान वापस आता है उसका कार्ड लेने के लिए। लेकिन जब वो दुकान पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान बंद पड़ी होती है और उसके ऊपर ताला लगा होता है क्योंकि उसने काफी समय से अपना रेंट नहीं भरा होता। लेकिन अब चैंग जैसे तैसे खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और चोई का नंबर ढूंढता है और उसे कॉल करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। और वहाँ पर चोए उसे सब कुछ समझाता है कि ये दवाई इंडिया में काफी सस्ती मिलती है लेकिन चाइना में ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, इसीलिए लोग उसे खरीद नहीं पाते, इसीलिए हमें इंडिया से दवाई लानी होगी। जिसके बाद यहाँ पर चैंग अगले दिन इंडिया निकल जाता है और यहाँ पर वो पहुंचता है उस दवाइयों की फैक्ट्री पर और वहाँ पर वो मिलता है इस मेडिसिन फैक्ट्री के ओनर से जिसका नाम है मिस्टर खान। और यहाँ पर खान चैंग से कहता है कि पहले तुम मुझे 100 बोतल दवाइयाँ बेच के दिखाओ और उसी बाद हम डील करेंगे। और इस बात पे चैंग भी एग्री कर लेता है और फिर चैंग उन सारी दवाइयों को लेकर अपनी शॉप पर आ जाता है। और यहाँ पर चैंग और चोए दोनों ही काफी खुश होते हैं कि आखिरकार दवाइयाँ चाइना में आई गईं और अब वो इन दवाइयों को बेचकर बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। और यहाँ पर चैंग चोए को खान से हुई डील के बारे में बता देता है कि उन्हें 1 महीने के अंदर इन 100 बॉटल्स को बेचना है, तभी उनकी डील आगे हो पाएगी। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही अगले दिन से अपने काम पर लग जाते हैं और वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर उन दवाइयों को बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारे पेशेंट उन दवाइयों को फर्जी समझकर उन्हें लेने से मना कर देते हैं और आज इनके हाथ से एक भी दवाई नहीं बिक पाती। जिसके बाद यहाँ पर डिनर करते हुए चोई को एक डांसर की याद आती है जिसके बेटे को कैंसर है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर चोई उससे कहता है कि अपने काम के बाद अपने बच्चे के लिए अगर तुम्हें सस्ते में दवाई चाहिए तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें सस्ते में दवाइयाँ दिलवा सकता हूँ। अब अगले दिन वहाँ पर वो लड़की अपने साथ और भी पेशेंट को लेकर आ जाती है और उन्हें भी दवाइयों की जरूरत है। और यहाँ पर चैंग को वो एक दवाई की बोतल 2000 की पड़ी होती है, लेकिन चैंग उस एक बोतल की कीमत यहाँ पर 20,000 रखता है। लेकिन ये सारे लोग काफी गरीब होते हैं
और ये लोग इतनी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनकी कंडीशन देखकर चैंग समझ जाता है कि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर उन दवाइयों को 5,000 में देने के लिए मान जाता है। लेकिन इसके साथ उसकी एक शर्त होती है कि उन्हें इस दवाई को और कस्टमर्स को बेचना होगा जो भी उनके आसपास में कैंसर पेशेंट हैं, और इस बात पर उन लोगों की डील हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही हफ्ते में उनकी सारी दवाई खत्म हो जाती है। और यहाँ पर चोई कहता है कि हमारे पास और भी ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं और अब हमें और दवाइयाँ चाहिए होंगी। लेकिन अब उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि इंग्लिश में मिस्टर खान से इंडिया में बात कर सके और इंडिया से दवाइयाँ चाइना मंगवा सके। और इस बात के लिए जो यहाँ पर एक चर्च के फादर के पास ले जाता है। लेकिन जब चर्च के फादर उनका प्लान सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये पूरा काम इलीगल होता है। लेकिन यहाँ पर चैंग फादर को समझाता है कि ये दवाइयाँ सच में काम करती हैं और हम कोई गलत दवाइयाँ नहीं बेच रहे हैं, हम बस इंडिया से सस्ती दवाई लाकर यहाँ पर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ काफी ज्यादा महंगी मिलती हैं जो कि गरीब पेशेंट कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को सुनकर चर्च के फादर भी मान जाते हैं और इसकी दूसरी तरफ चोई के पास एक आवारा लड़का आकर उससे दवाइयाँ छीन कर ले गया होता है और ये यहाँ का लोकल गुंडा होता है। अब जब ये बात चैंग को पता चलती है तब वो उसका पता लगाता है और यहाँ पर वो उसका पता लगाने के लिए उस बार डांसर लड़की के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि वो जरूर पैंग होगा। और वो पैंग के बारे में हमें बताती है कि वो इसी एरिया में रहता है और उसे भी कैंसर है और उसी की तरह उसके कुछ दोस्त भी हैं जिन्हें कैंसर है। तो अब यहाँ पर अगले दिन चैंग और चोए उसका पीछा करते हैं और काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद वो उसे फाइनली पकड़ लेते हैं और वो उसके घर से सारी दवाइयाँ भी छीन लेते हैं। लेकिन जब चैंग उस एरिया में आकर देखता है तो वहाँ पर वो चारों तरफ गरीब पेशेंट्स को देखता है और उन सभी को कैंसर है और उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो ये दवाई खरीद सकें। तब यहाँ पर चैंग पैंग से एक डील करता है कि तुम मुझे ज्वाइन करो और मेरी दवाइयों को बिकवाने में मेरी मदद करो और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सभी को मैं ये दवाइयाँ फ्री में दूंगा। और इसके लिए यहाँ पर पैंग भी मान जाता है। और अब इसी तरीके से 1 महीना बीत जाता है और अब यहाँ पर चैंग के पास भी पैसा आ चुका होता है और उसने अपनी दुकान का रेंट भर के अपनी दुकान भी वापस ले ली होती है। और अब इतनी दवाइयाँ बेचने के बाद अब समय आ चुका है कि मिस्टर खान से दवाइयों की कीमत कम करवा कर एक परमानेंट सेल्स एजेंट की तरह काम करने की। और यहाँ पर मिस्टर खान से बात करने के लिए चर्च के फादर को बुलाया जाता है और यहाँ पर चर्च के फादर मिस्टर खान से बात करते हैं और यहाँ पर मिस्टर खान इनकी दवाइयों के परमानेंट सप्लायर बन जाते हैं। और अब यहाँ पर इंडिया से दवाइयाँ आती रहती हैं और इसी तरीके से इनका बिजनेस अब काफी अच्छे से चल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग ने अपने पिता की सर्जरी भी करवा ली होती है। लेकिन अब इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक बड़ी कैंसर मेडिसिन वाली कंपनी ने केस कर दिया होता है कि चाइना के अंदर कोई इलीगल दवाइयाँ बेच रहा है, जिस वजह से हमारी दवाइयाँ कोई खरीद नहीं रहा है और हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। इसलिए यहाँ पर पुलिस चीफ इंस्पेक्टर काओ को ये काम देते हैं और यहाँ पर काओ चैंग का ही साला होता है जिसने कि चैंग को पुलिस स्टेशन में काफी पीटा था। और इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग और उसके साथी यहाँ पर क्लब में फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो काफी पैसे उड़ा रहे होते हैं और इन पांचों की भी अब टीम बन गई होती है। और यहाँ पर जब वो बार में होते हैं तो यहाँ पर क्लब मैनेजर आता है और वो बार डांसर लड़की को वहाँ पर नाचने को कहता है। लेकिन तब यहाँ पर चैंग उसे रोकते हुए कहता है कि आज ये तुम्हारी बार डांसर नहीं है, ये हमारी साथी है और ये डांस नहीं करेगी। तब यहाँ पर वो बार का मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पब्लिक डिमांड है। लेकिन तभी चैंग अपने पास से पैसे निकालता है और बार मैनेजर के मुंह पे मारता है और उसी से डांस करवाता है और ये सभी वहाँ पर काफी मजे कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगले दिन उन्हें खबर आती है कि मार्केट में एक नया मेडिसिन सप्लायर आ चुका है जो कि उन्हीं की तरह कैंसर की दवाइयाँ बेच रहा है, वो भी काफी सस्ते में। और आज उसका सेमिनार होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेमिनार के अंदर एक फेक डॉक्टर यहाँ पर भाषण दे रहा होता है और वो कहता है कि ये सारी दवाइयाँ जर्मनी की हैं और मैं इन्हें डायरेक्ट जर्मनी से लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सारी दवाइयों को तुम्हें 2000 में बेच दूंगा। अब ये सुनकर चैंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो खुद वो दवाइयाँ 2000 में इंडिया से इम्पोर्ट करता है, लेकिन अब इनके सामने वाला 2000 में ही दवाइयाँ बेच देगा और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जो जर्मनी वाला अपनी दवाइयाँ बेच रहा है वो सारी दवाइयाँ बिल्कुल खराब हैं और वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं और उन्हें खाकर कोई भी ठीक नहीं होने वाला बल्कि जल्दी मर जाएंगे। तब ये सारे मिलकर ये प्लान करते हैं कि वो इस कंपनी को बंद करवा देंगे। तब ये चारों यहाँ पर कार में प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी टीम में से इनका 5वां मेंबर वो फादर मिसिंग होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सेमिनार में वो चर्च के फादर खड़े होते हैं और वो वहाँ पर माइक को अपने हाथ में लेकर ये कहने लगते हैं कि इनकी दवाइयाँ मत खरीदना, ये सारी दवाइयाँ
बिल्कुल खराब है। लेकिन तब यहाँ पर वो पुलिस वाले चर्च के फादर को पकड़ लेते हैं और उन्हें उठा के ले जाने लगते हैं। तब यहाँ पर ये चारों भी उन चर्च के फादर को बचाने के लिए आते हैं और वहाँ पर उन पुलिस वालों से लड़ने लगते हैं। लेकिन आखिरकार वो पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लाती है, जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं। तब यहाँ पर चोए चैंग को अपने घर पर लेकर आता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि चोए का भी एक बेटा है और वो अभी काफी छोटा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग भी एक पिता है और चोए भी, और ये दोनों ही पिता अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोए की एक खूबसूरत वाइफ भी होती है, जो कि यहाँ पर इन लोगों के लिए खाना बनाकर भी खिलाती है। जिसके बाद यहाँ पर जब चैंग शॉप पर आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो मिस्टर जर्मनी वाला उसकी शॉप पर आया होता है और वो यहाँ पर चैंग से कहता है कि मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, अपना बिजनेस मुझे बेच दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही हो जो कैंसर की इलीगल दवाइयाँ बेचता है, और अगर तुमने मुझे तुम्हारा बिजनेस नहीं बेचा तो मैं ये बात पुलिस को बता दूंगा। लेकिन जब चैंग उससे कुछ नहीं कहता तब यहाँ पर वो फेक डॉक्टर उसकी इलीगल दवाइयों की बात पुलिस को जाकर बता देता है। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, इन लोगों ने यहाँ पर उन दवाइयों को छुपा दिया होता है और पुलिस के काफी ढूंढने पर भी वो दवाइयाँ उन्हें नहीं मिलती। और अब यहाँ पर वो जर्मनी का फेक डॉक्टर चैंग को काफी धमकी दे रहा होता है कि अगर तुमने तुम्हारा बिजनेस मुझे नहीं बेचा तो मैं बार बार पुलिस को तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। और कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर इन पांचों को खाना खाते हुए देखते हैं। और यहाँ पर खाना खाते समय चैंग उन सबसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो कहता है कि अब मैं इस काम को और नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। तब यहाँ पर शुरू में सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है। आखिर हमारी वजह से कितने लोगों का इलाज हो रहा है, कितने लोगों की मदद हो रही है। जो लोग उस महंगी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो सब हमारी दवाई के सहारे जी रहे हैं और तुम ये सब नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर चैंग उनकी बात नहीं मानता क्योंकि वो पहले ही काफी डरा हुआ होता है कि कहीं वो जेल ना चला जाए, क्योंकि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा और उसकी वाइफ उसके बच्चे को अपने साथ अमेरिका ले जाएगी। और यहाँ पर चैंग का ये डिसीजन सुनकर कि अब वो बिजनेस नहीं करेगा, सभी लोग इमोशनल होकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी वजह से फिर वो अपने पूरे दवाइयों का बिजनेस उस जर्मनी के फेक डॉक्टर को बेच देता है और उसके बेचे हुए पैसों से वो एक कपड़ों की फैक्ट्री डालता है और उसी को चलाने लग जाता है। और ऐसे ही देखते देखते अब 1 साल बीत जाता है और अब चैंग काफी अमीर हो गया होता है क्योंकि उसकी फैक्ट्री भी अब काफी अच्छी चल गई होती है। लेकिन अब एक दिन चोए की जो वाइफ होती है वो चैंग से मिलने आती है और वो चैंग को बताती है कि चोए हॉस्पिटल में है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसे उस दवाई की जरूरत है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि चैंग ने जो अपना बिजनेस उस जर्मनी वाले फेक डॉक्टर को बेचा था वो बंद हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जर्मनी के फेक डॉक्टर की दवाइयाँ पुलिस ने पकड़ ली थी, लेकिन जैसे तैसे वो फेक डॉक्टर तो वहाँ से भाग गया, लेकिन इन्हें दवाइयाँ सप्लाई होना बंद हो गई। और चोए भी कैंसर का पेशेंट है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। और ये सब सुनकर चैंग काफी दुखी होता है और वो चोए से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और चैंग उसकी हालत देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर चर्च में फादर से मिलने के लिए आता है ताकि फादर इंडिया में मिस्टर खान से बात करके कुछ दवाइयाँ यहाँ पर भिजवाने को कहता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर खान अभी मना कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर चैंग को जब मिस्टर खान से दवाइयाँ नहीं मिलती तब यहाँ पर चैंग अगली सुबह ही इंडिया आ गया होता है, इसलिए फिर वो दुकान से महंगे रेट पर थोड़ी बहुत जितनी भी दवाई मिलती है उन्हें लेकर चाइना आ जाता है। लेकिन जब वो चोए के घर पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि चोए मर चुका है इन दवाइयों के ना मिलने की वजह से। और यहाँ पर चोए के घर के बाहर काफी सारे कैंसर पेशेंट खड़े होते हैं और उन्हें देखकर चोए को काफी पछतावा हो रहा होता है कि आखिर उसने अपने कपड़ों की फैक्ट्री आखिर क्यों खोली अपनी दवाइयों के बिजनेस को बंद करके, क्योंकि उसकी दवाइयों से कितने लोगों की जान बच रही थी और अब उसी की वजह से उसका दोस्त भी मारा गया। अब इसके बाद वो अगले दिन वापस इंडिया जाकर मिस्टर खान से मिलता है और वो उन दवाइयों की बात करता है। तब यहाँ पर मिस्टर खान भी उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि चैंग गरीबों की मदद करना चाहता है। तब यहाँ पर मिस्टर खान भी दवाई देने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद चैंग वापस चाइना आता है और वो पेंग के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर पेंग चैंग से बहुत ही ज्यादा नाराज है, इसलिए वो चैंग की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि चैंग उन दवाइयों से और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। अब इसके बाद यहाँ पर चैंग अपने पुराने कस्टमर्स को बुलाकर उनसे इन दवाइयों को बेचने के लिए मदद मांगता है और यहाँ पर वो उन सभी से कहता है अब से मैं इन दवाइयों की कीमत बदलने वाला हूँ। और यहाँ पर वो बताता है कि मैं इन दवाइयों को इंडिया से 2000 में लाता हूँ। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चैंग अब इन दवाइयों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। और यहाँ पर वैसे भी चैंग को एक बोतल 2000 में पड़ रही है, लेकिन अब वो यहाँ पर
एक बोतल को 500 में बेचेगा, मतलब कि वो खुद को ही 1500 का लॉस देकर उस दवाई को बेचेगा। अब जब ये बात पेंग को पता चलती है कि अब चैंग सबकी सिर्फ मदद करना चाहता है, तो वो भी चैंग की मदद करने के लिए आ जाता है और अब वापस से सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन अब इसके दूसरी तरफ पुलिस काफी परेशान है कि आखिर अब फिर से एक नया डीलर कौन पैदा हो गया, जो कि अब तो और भी सस्ते में दवाइयां बेच रहा है। और यहाँ पर पुलिस का चीफ पुलिस को ऑर्डर देता है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग का साला काओ, जिसके अंडर ये केस होता है, वो उन गरीब पेशेंट्स को पकड़ कर उनसे सवाल जवाब कर रही होती है कि आखिर उन्हें ये दवाइयाँ कौन ला कर देता है। तब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत काओ के पास आकर कहती है कि आखिर तुम लोग उसके बारे में जानकर क्या करोगे, हम वैसे भी इतने गरीब हैं कि हम उस महंगी दवाई को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और मैं पहले ही उन महंगी दवाइयों के चक्कर में अपना घर बेच चुकी हूँ, और अगर हम लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं तो आखिर इसमें तुम लोगों का क्या जाता है, हम भी जीना चाहते हैं और वो डीलर हमारा हीरो है। और यहाँ पर काओ भी कहीं ना कहीं जानता है कि वो डीलर एक अच्छा काम कर रहा है और वो इन गरीबों से कोई पैसे भी नहीं कमा रहा, और वो वाकई में इन गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो आखिर में इतनी महंगी दवाइयों को लाकर यहाँ पर सस्ते में बेच रहा है, और इससे अच्छा काम आखिर क्या होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन चैंग से मिलने के लिए वो जर्मनी का फेक डॉक्टर आता है, और वो यहाँ पर चैंग को धमकाकर उससे पैसे मांग रहा होता है, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे धमकी देता है कि वो पुलिस को बता देगा कि वही फिर से उस इलीगल दवाई को बेच रहा है। तब यहाँ पर चैंग उसे पैसे देता है और उससे कहता है कि देखो, मैं इन दवाइयों से कोई पैसे नहीं कमा रहा, तो प्लीज पुलिस को मत बताना। अब उसकी बातें सुनकर वो फेक डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कैंसर से भी एक बड़ी बीमारी है, और वो है गरीबी, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। और इतना कहकर वो एक होटल में जाकर अय्याशी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि होटल के बाहर पुलिस उसे पकड़ने के लिए खड़ी होती है, क्योंकि पुलिस की तो ऑलरेडी इसके ऊपर नजर थी। जिसके बाद पुलिस उसे फाइनली पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। और यहाँ पर पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही होती है, तब यहाँ पर वो चैंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और वो सारा दोष अपने ऊपर लेने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि चैंग सच में एक अच्छा काम कर रहा है, और इससे बेहतर क्या होगा अगर वो चैंग के थोड़े काम आ जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। तब यहाँ पर पुलिस उन सारे पेशेंट्स की लिस्ट चेक कर रही होती है जिन्हें भी ये इलीगल दवाइयाँ बेची गई हैं, और वो उनकी लिस्ट चेक कर रहा होता है, और उन सभी के ऊपर चैंग के साइन होते हैं, जिस वजह से वो चैंग की कपड़े की फैक्ट्री पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर इंस्पेक्टर काओ देखता है कि उस पूरी फैक्ट्री में 90% लोग कैंसर के पेशेंट होते हैं। तब उसे शक होने लग जाता है और वो चैंग से इस बारे में पूछता है। तब यहाँ पर चैंग उसे बातों में घुमाते हुए कहता है कि आखिर मेरी फैक्ट्री इतनी अच्छी चल रही है, तो आखिर मुझे कोई इलीगल दवाई बेचने की क्या जरूरत है। और उसकी बातें सुनकर काओ मान जाता है। और इसकी दूसरी तरफ हम पेंग को देखते हैं, जिसने कि अपने बाल कटवा लिए होते हैं, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए चैंग ने कहा होता है। और यहाँ पर वो दोनों ही दवाई बेचने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में पेंग पुलिस को देख लेता है। तब यहाँ पर पेंग वहाँ से भागने लगता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, और इसी वजह से उसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और चैंग जब उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, तब तक पेंग यहाँ पर मर चुका होता है। और जब यहाँ पर चैंग को ये पता चलता है कि पेंग अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब वो यहाँ पर अपने साले इंस्पेक्टर काओ को मारता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई, आखिर उसकी गलती क्या थी कि वो जीना चाहता है। और इन सारी बातों को सुनकर अगले दिन इंस्पेक्टर काओ गिल्ड में आकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि इंडिया में भी गवर्नमेंट ने मिस्टर खान को नोटिस भेज दिया होता है कि अपनी फैक्ट्री को बंद कर दो। और जब ये बात जैसे ही चैंग को पता चलती है, तो वो फादर से कहकर इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ रहती हैं वो सारी यहाँ पर मंगा लेता है। और वो कहता है कि कितने भी पैसे लग जाएं, भले ही मुझे अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़े, उन सारी दवाइयों को मंगवा लो। जिसके बाद उन सारे कैंसर पेशेंट्स को ये मैसेज भेज दिया जाता है कि उन सभी को फ्री में दवाइयाँ दी जाएंगी, बस एक जगह पर आ जाना। और इसके बाद हम चैंग को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को उसकी माँ के साथ अमेरिका जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर चैंग समझ चुका था कि जो काम वो करने जा रहा है उसके बाद उसे जेल हो जाएगी, और फिर उसके बेटे का कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। और अब यहाँ पर उसका बेटा भी चला जाता है, और शाम को दवाइयाँ सप्लाई करते वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो चैंग को अरेस्ट कर लेती है। और कुछ दिन बाद कोर्ट का ट्रायल होता है, और वहाँ पर चैंग को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और यहाँ पर चैंग अपने साले से कहता है कि अगर मेरा बेटा पूछे कि उसके पिता जेल क्यों गए, तो उससे कह देना कि मैं बुरा आदमी नहीं था इसलिए। और यहाँ पर चैंग को जेल ले जाते वक्त
उससे मिलने के लिए वो सारे कैंसर पेशेंट आए होते हैं जिनकी वो इतने समय से मदद कर रहा था। और यहाँ पर उन कैंसर पेशेंट्स के बीच उसे चोए और पैंग के बीच सोल दिखती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।